नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मृदा में सही मात्रा में उर्वरकों के उपयोग से बढ़ेगी पैदावार। बटेर पालन किसानों के लिए है अच्छी आमदनी का जरिया। कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ाना आज सबसे बड़ी चुनौती है। मृदा में लगातार पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। इस कमी को रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से पूरा किया जा रहा है। अधिकांश किसान अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग के बावजूद भी अधिकतम उत्पादन नहीं ले पाते हैं और इनके अधिक प्रयोग से किसानों की लागत बढ़ रही है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आप मृदा में सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो कैसे करें सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग, आइए जानते हैं काला डेरा के सहायक कृषि अधिकारी JS नाथावत से। अपने पहले बुजुर्ग लोग बात कहा करते थे कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया जब ही रह सकती है जब अपन पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार के लिए ज़रूरी है स्वस्थ धरा तो खेत हरा। खेत हरा जब ही रह सकता है जब भूमि अपनी बिल्कुल स्वस्थ हो, इसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं हो। विकार जब होता है जब असंतुलित उर्वरक अपन काम में लेते हैं। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में फसलों में उन सभी पोषक तत्वों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है जिनसे फसल को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति सही प्रकार से हो सके, जिससे मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डाले बिना अधिकतम उत्पादन लिया जा सके। उर्वरकों का संतुलन बनाए रखने के लिए अपन सबसे पहले जो है वो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है अपन को इस बात का पता चले कि उर्वरकों में कौन सा उर्वरक अपने को काम में लेना है और कौन सा अपने पास पर्याप्त है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने इसकी जांच करवाते हैं, और जांच से हमें पता चलता है कि अपना खेत है उसका स्वास्थ्य कैसा है। इस स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए पोषक तत्वों का भी अपन जो है इसमें ध्यान रखते हैं। पोषक तत्वों में विशेष तौर से जैसे आयरन है, अपने जिंक है, मिट्टी की जांच में अगर इनकी कमी पाई जाती है तो इनको भी जो है वो भूमि में बेसल डोज के रूप में अपन काम में लेते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में किसी भी तरह की क्षारीय या लवणीय भूमि हो तो उसकी भी जांच का हमें पता चल जाता है, जिससे क्या है इस विकार को अपने मतलब दूर कर सके। साथ ही साथ इसमें आवश्यक जो तत्व हैं उनका भी हमें पता चल सके। किसान भाइयों, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने और फसलों से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं और मिट्टी की जांच के अनुसार ही मृदा में उर्वरकों का प्रयोग करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसमें नमूना लेने का तरीका क्या है। नमूना मिट्टी का जो है वो इस हिसाब से लेते हैं, जैसे एक खेत है तो खेत जो है वो 1 हेक्टेयर का है, 2 हेक्टेयर का है या जैसी भी है, लेकिन फसल की बुआई के अनुसार अपन को नमूना लेना है। जैसे 1 हेक्टेयर का एक खेत जिसमें जो है अपन को 0.4 में जो है जैसे गेहूँ बो दिया, 0.4 में अपन ने जौ बो दिया, 0.2 में जो है अपन ने सरसों लगा दी, तो उस हिसाब से अपन को अलग अलग टुकड़ियों के हिसाब से अलग अलग नमूने लेने हैं। मृदा का नमूना लेने के लिए जरूरी है कि आप पेड़ के नीचे से घास फूस वाले स्थान से पेड़ के नीचे मिट्टी का नमूना नहीं लेवे।
नमूना लेने के बाद मिट्टी को एक जगह एकत्रित करके आपस में मिला देते हैं और इसके बाद इसके 4 भाग कर लेते हैं। इसमें से 2 भागों को हटा देते हैं और 2 भागों को फिर से आपस में मिला देते हैं। ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक आधा किलो तक मिट्टी नहीं रह जाए। अब उस नमूने में पर्टिकुलर जो जैसे खेत का नाम होता है, अपने नमूना लेने के बाद जो पर्ची जो बनाते हैं उसमें सबसे पहले काश्तकार का नाम आता है, उसके पिताजी का नाम आता है, फिर ली जाने वाली फसल उसका नाम आता है, गत वर्ष बोई गई फसल आ जाती है, किस टुकड़ी में अपन ने जो नमूना लिया है वो आ जाता है। ये सब चीज़ें उसमें इंदराज हो जाती है और इंदराज होने के बाद उसको लैब में पहुंचा देते हैं। प्रयोगशाला में जो ही रिकमेंडेशन उसकी जो भी सिफारिश आती है उस सिफारिश के अनुसार खेत में जो है उसका प्रयोग करें। किसान भाइयों, फसलों में उर्वरकों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि फसलों में इनका उपयोग आसानी से किया जा सके और फसलों से अधिक उपज लिया जा सके। और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से किसान अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं। इस प्रयोग के बाद अपन ये देखते हैं कि अपना जो खेत है वो हरा भरा और एक संतुलित उर्वरक वाला खेत कहलाएगा, जिसमें किसी भी तरह की जो है वो असंतुलन नहीं रहेगा। विशेष तौर से जो अपने खेत में ज़्यादातर अपन ये देखते हैं कि संतुलन बिगड़ने का मतलब CN रेशियो बिगड़ जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बिगड़ जाता है, जिससे क्या है कि फल फटने की समस्या है या अन्य कोई विकार आ जाता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रॉब्लम के मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है वो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलने से ये कमी दूर हो जाती है और अपनी फसल जो है वो निरोगी होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं होता। इसी हिसाब से अपन जो है ये साकार करें कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इस स्लोगन को अपन साकार करते हुए इन सबसे जो है वो सरोकार करते हुए खेत में उपज वृद्धि करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, बटेर पक्षियों का पालन मुर्गी पालन व्यवसाय की भांति ही कृषि व्यवसाय बन गया है। इस पक्षी में रोगों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे इसके पालन में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती है। साथ ही इस व्यवसाय से कम समय में अधिक लाभ मिलता है। इतनी सारी खूबियों को देखते हुए अगर आप भी बटेर पक्षियों का पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बटेर पालन पर बात करेंगे।
बटेर जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके लिए नया नाम नहीं है। तो बटेर पालन एक ऐसा है कि आप इसका एक व्यवसाय कर सकते हैं। बटेर एक छोटा पक्षी है, मुर्गियों से कम समय में तैयार होता है, और जो भी हमारे मुर्गी पालक हैं तो वो जिस प्रकार से मुर्गियों का रख रखाव करते हैं उससे बहुत ही मिलता जुलता आप बटेर पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे लाभ यह है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम है। आप देखें मुर्गियों में आजकल हर वर्ष किसी तरह के, कभी बर्ड फ्लू तो कभी कोई इस तरह की बीमारी आ जाती है, जिससे इसके मार्केट पर प्रभाव पड़ता है, बाज़ार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और तो हमें इससे बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पक्षी का चयन करने की आवश्यकता होगी तो बटेर पालन एक अच्छा व्यवसाय के रूप में अपना सकते। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें उपलब्ध हैं। उनमें से अधिकांशतः भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। इन नस्लों में से कुछ नस्लें बड़े स्तर पर मांस और अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नस्ल का चयन कर सकते हैं। बुल व्हाइट, यह मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल मानी जाती है। यह अमेरिकी नस्ल की बटेर है। व्हाइट बेस्टेड, यह भारतीय प्रजाति का ब्रायलर बटेर है जो मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अधिक अंडे देने वाली नस्लों में ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश व्हाइट, मंचूरियन गोल्डन फिरौन और टक्सेडो है। बटेर का जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर बटेर पालन का व्यवसाय के लिए हमारा पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर से इसकी शुरुआत की गई और ये धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये फैलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि बटेर के पालन के लिए अगर आपने मुर्गियों के लिए अगर घर रखा है तो इसमें तो जगह भी कम लगता है। बटेर चूँकि छोटा पक्षी है, जितने में आप एक मुर्गी को रखते हैं उतने में कम से कम 5 बटेर रखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूजा का मंगाने का, तो चूजा तो हर बार आप चूजा इज्जत नगर से जाकर ला नहीं सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आप इसका पेरेंट का स्टॉक का अंडा आप वहाँ से ले आए और अपने यहाँ एक छोटा हैचरी, आजकल तो अगर आप कम तादाद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा हैचरी जो है वो रखिए, और अगर बड़े तादाद में करना चाहते हैं तो इसके बड़े हैचरी भी उपलब्ध हैं। तो उसे लेकर आप हैचिंग अगर अपने यहाँ कराते हैं तभी आपको बटेर पालन का सही लाभ मिल सके। दूसरी बात क्या है कि आप जैसे मुर्गियों का ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार से इसका भी चूजे आने के बाद इसे भी ब्रूडिंग करने की ज़रूरत होगी। और ब्रूडिंग करने में आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ये इसके बच्चे चूजे जो होते हैं वो सिर्फ 7 ग्राम के होते हैं, क्योंकि इसका अंडा का वज़न ही 10 ग्राम का होता है। तो ये चूजे 7 ग्राम के होते हैं और इसमें इनका प्रबंधन अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप चूजे बचा पाएंगे तभी आपको आगे चलकर लाभ होगा। और आपके खान पान की व्यवस्था में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसे थोड़ा प्रोटीन की मात्रा आप बढ़ा करके दें, जैसे कि हम लोग खल्ली देते हैं या मछली का चूर्ण देते हैं। तो इन चीज़ों की मात्रा बढ़ी हुई होनी चाहिए, थोड़ी मुर्गियों के दाना से ज़्यादा होना चाहिए ताकि इनका बढ़वारी अच्छी तरीके से हो सके। बटेर आकार में छोटे होते हैं और उन्हें आवास के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर जल्दी तैयार हो जाते हैं। मादा बटेर 6 से 7 सप्ताह में अंडे देना शुरू कर देती है और बटेर बाजार में 5 सप्ताह बाद बेचने योग्य तैयार हो जाते हैं। एक मादा बटेर 1 साल में लगभग 250 से 300 तक अंडे दे देती है। मुर्गी के मांस की तुलना में बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वसा की मात्रा भी कम होती है, जिससे मोटापा नियंत्रण में मदद मिलती है। बटेर पालन में आहार और रखरखाव लागत बहुत कम होती है। मुर्गी पालन और पशुपालन के साथ बटेर पालकर किसान इस व्यवसाय से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप प्रबंधन करेंगे तो इसमें
और दवा में भी बहुत कम खर्च है। आप जो जनरल दवा देते हैं जैसे कि विटामिन हुआ या फिर पानी साफ करने की दवा देते हैं, ये अवश्य दीजिए, लेकिन अलग से आपको दवा देने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाज़ार में भी आपको बाज़ार में प्रबंधन में भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप बटेर पालन से जुड़ करके आप मुर्गियों से भी ज़्यादा अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने राज्य के बहुत से किसान फूलगोभी की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन फूलगोभी की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। इसलिए समय रहते इनकी पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो फूलगोभी की फसल में कैसे करें रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो फूलगोभी की खेती आप करते हैं उसमें किन किन तरह की रोग व्याधि की समस्याएं से आपको जूझना पड़ता है। किसान भाइयों, फूलगोभी एक ऐसी फसल है जो आजकल लगभग सालों भर इसका उत्पादन लिया जाने लगा है। किसी ज़माने में 100 साल पहले बात करें तो सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में फूलगोभी बाजार में उपलब्ध हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयास से आप देख रहे हैं कि अब गर्मी में भी, बरसात में भी, जाड़े में तो खैर होता ही है, सालों भर फूलगोभी बाजार में उपलब्ध होता है। लेकिन इसमें समस्याएं बहुत आती हैं। जैसे जैसे ही नर्सरी लगाएंगे हमारे किसान भाई, इसमें डैम्पिंग ऑफ नाम का रोग लग जाता है। इसमें उसके बिचड़े ही गलने लग जाते हैं, कभी अंकुरित होकर जमीन से बाहर आने से पहले ही गल जाते हैं कुछ, तो कुछ क्या होते हैं निकलने के बाद गलते हैं। आर्द्र पतन गोभी वर्गीय फसलों में ये बीमारी राइजोक्टोनिया सोलानी नामक कवक से फैलती है और पौधशाला में अधिक गंभीर रूप से आती है। प्रभावित नए अंकुर जमीन के पास तना लाल भूरे रंग का दिखाई देता है। प्रभावित अंकुर अंत में सूख जाता है। जब पौध घनी और अत्यधिक मात्रा में उगती है तब ये बीमारी अधिक तीव्रता से फैलती है।
तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको बीज को उपचारित करके लगाना होगा। कोई भी फफूंदनाशक आप ले लें, चाहे वो मैनकोजेब ले, कैप्टान ले, थीरम ले, और नहीं तो कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन नाम से उपलब्ध है उसका 1 ग्राम आप प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है। उसको उपचारित करके आप उसकी बुआई कर दें, आपका ये डैम्पिंग रोग से सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, एक चीज और मैं उपाय बताऊं कि अगर आप नर्सरी में जब इसका बिचड़ा लगा रहे हैं बेड पर, तो बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई आप करें किसान भाइयों, आप उसमें 1 ग्राम बेविस्टिन नाम की दवा को प्रति लीटर 1 ग्राम के हिसाब से घोल दें, और उसके बाद पहली सिंचाई आप इसी पानी से करें, माने उस सॉल्यूशन से करें जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बेविस्टिन घोले हुए हैं। उससे अगर आप इसको उपचारित मिट्टी को कर देते हैं, माने पहली सिंचाई जो बुआई करने के बाद, तो आप समझ लें कि अब आप डैम्पिंग रोग से आप इससे सुरक्षित हो गए। काला सड़न रोग, इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों के किनारों पर वी आकार में हरी माहीन एवं पानी में भीगे जैसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की शराएं काली दिखाई देती हैं। उग्र अवस्था में ये रोग गोभी के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जिससे फूल के डंठल अंदर से काले होकर सड़ने लगते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व बाविस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित कर छाया में सुखाकर बुआई करें। पौधरोपण से पूर्व पौधों की जड़ों को सेटेप्टोसाइक्लिन और बाविस्टिन के घोल में 1 घंटे तक डुबाकर रखें, फिर खेत में लगाएं तथा फसल में रोग के लक्षण दिखने पर डाइथेन M45 दवा 2 ग्राम और बाविस्टिन 1 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके बाद के दिनों में भी जब इसमें लीफ स्पॉट, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जैसे रोग आ जाते हैं, कभी कभी व्हाइट रस्ट आ जाता है, और भी क्लब रॉड जैसा रोग आता है, बहुत तरह की रोगें आती है। तो अगर इस तरह के रोग आते हैं तो आप कृषि वैज्ञानिक से, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो या अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए कोई संस्था हो, कोई NGO हो या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट हो, वहाँ हमारे पौधा संरक्षण के पदाधिकारी मौजूद होते हैं, उनसे संपर्क करके आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि रोग रोधी किस्म आप लगाएं। बाजार में जब भी आप खरीदने जाएं तो आप उन्नत हाइब्रिड प्रभेद आते हैं इसके रोग रोधी किस्म, उसको आप चयन करें तो आपको बहुत इससे मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपका लेट फसल आ रहा है, जैसे फरवरी मार्च में निकलने वाला फसल है, तो उस समय आपको पाउडरी मिल्ड्यू और व्हाइट रस्ट की समस्या आती है, तो उस समय आपको सल्फेक्स नाम की एक दवा बाजार में उपलब्ध है। यह सल्फेक्स 80% सल्फर होता है, इसका 2 से 3 ग्राम पाउडर आता है। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर घोल बना के अगर आप इसका छिड़काव कर देते हैं तो आप इससे सुरक्षित रहेंगे, आपका फसल बचा रहेगा। तो किसान भाइयों, ये थोड़ी सी जानकारी है जो आपके संज्ञान में मैं देना चाहता था, और साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर रहे हैं, ये इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। फूलगोभी की खेती जो करते हैं इन सब बातों का बखूबी ध्यान रखते हैं, तभी वो सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जोगा, जिला जैसलमेर के कृषक जगन गुर्जर ने। ये बकरियों को रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगन गुर्जर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरियों में कई घातक बीमारियां लगती हैं, जिससे बकरी पालन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि उपचार से बेहतर बचाव ही होता है, और इन घातक बीमारियों का बचाव सही देखरेख और टीकाकरण ही है। PPR से बचाव के लिए ऐसे तो हम लोग प्रति 3 साल में PPR का एक बार देने की सलाह होती है, पर आपको हम सलाह देते हैं कि आप प्रत्येक साल PPR की टीकाकरण करें, क्योंकि बहुत सारे नए बकरियां हमारे झुंड में आती हैं, बहुत जन्म लेते हैं, तो उन सबों को अलग करके देना काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप प्रत्येक साल इसको कोशिश करें कि PPR की टीकाकरण कर दें। PPR की टीकाकरण अगर अक्टूबर नवंबर के आसपास में करते हैं, मतलब ठंडा होने से पहले करते हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा
कारगर होती है। ऐसे पीपीआर को आप सालों भर कभी भी आप टीकाकरण करा सकते हैं पीपीआर से बचाव के लिए। इसके साथ साथ गोट पॉक्स की भी आप जो बकरियों का चेचक है उसकी टीकाकरण भी आप साल में एक बार जरूर करें। नेक्स्ट में अगर आप तीसरा डिजीज जो आप सबसे ज्यादा बकरी पालकों को परेशान करता है वो इंट्रोटॉक्सीमिया। तो इंट्रोटॉक्सीमिया का भी टीकाकरण आप बरसात से पहले करें तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई तो उसको भी साल में किसी भी महीने पे आप अपना सकते हैं। ये जो इंट्रोटॉक्सीमिया की टीकाकरण ये टेटनस के साथ में जो मिक्स कंबाइंड वैक्सीन के रूप में भी आता है ET प्लस TT का, तो वो मिल जाता है तो और अच्छा है। इससे आपको टेटनस के प्रति भी सुरक्षा मिल जाती है। इन तीनों टीकाकरण को कर लेते हैं किसान भाइयों तो इसके अलावा भी देखेंगे आपके आसपास में अगर खुरा चपका की होने की संभावना अगर है, दूसरे पशुओं में भी अगर खुरा चपका फैल गया जैसे गाय भैंस भेड़ वगैरह में फैल गया है तो आप देखेंगे कि बकरियों में भी आने की संभावना इसकी थोड़ी प्रबल हो जाती है। उस स्थिति में आप अपने बकरियों को खुरा चपका से बचाव के लिए भी टीकाकरण करा सकते हैं। खुरा चपका का जो टीकाकरण होता है ये प्रत्येक 6 महीने पे होता है। किसान भाइयों एक बात का और ध्यान रखें, प्रत्येक टीकाकरण के बीच में कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतराल अवश्य रखें। ऐसे 1 महीने का अंतराल रखें तो उससे ज्यादा माने अच्छा होता है। अगर आपने टीका लगवा दिया है तो ऐसा नहीं है कि इनके देख रेख का ध्यान नहीं रखना है। अगर देख रेख में लापरवाही होती है तो उस दशा में टीका लगाने के बावजूद भी बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। इसलिए बकरियों की देख रेख प्रबंधन ठीक से करें। बहुत से गांवों में बकरी पालन करने वाले टीकाकरण पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, जबकि टीकाकरण पर बहुत कम खर्च आता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करना होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।